हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट ऑन केमिस्ट्री। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हमारा जीओसी का लेक्चर 6 है और यहाँ पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे। देखो होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई भी रिएक्शन होती है, लेट्स से हमारे पास कोई कंपाउंड है लाइक C2H5OH और इससे हमें मिलना है C2H5Cl। मतलब ये एथेनॉल है, एथेनॉल से हमें इथाइल क्लोराइड मिल रहा है। राइट, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, तो ये रिएक्शन इंस्टेंटली नहीं हो जाती। जैसे कि एक रिएक्शन है, सपोज करो HCl में हमने NaOH ऐड किया, हम दोनों एक्वस फॉर्म में है, तो हमें इंस्टेंटली NaCl और वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो इंस्टेंट होती है, बट ये रिएक्शन जो है ना, ये कंपैरेटिवली स्लो होती है और ये रिएक्शन कुछ प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए होती है। तो कुछ इस तरह के ही रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है, क्योंकि ये टाइम ले रही हैं, अब टाइम लेने में किसी में ज्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो इसमें यूं समझ लो कि आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है, बट या तो हमारा बीच में ना इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कोई भी एक शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना, या फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है ना। ट्रांजिशन स्टेट बहुत बहुत ज्यादा ही कम टाइम के लिए आती है। ठीक है, तो या तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेट बीच में एक डेवलप होती है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, या तो फिर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो कुछ इस तरह से हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्योंकि कंपैरेटिवली क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड की ब्रेकिंग या बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं, तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकिंग या बॉन्ड की ब्रेकिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है होमोलिसिस, वन इज होमोलिसिस एंड द नेक्स्ट वन इज हेटेरोलिसिस। अब देखो, होमोलिसिस, होमो स्टैंड फॉर सेम, राइट। तो यहाँ पे जो होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज जिसे हम कह सकते हैं, होता क्या है, सपोज एक बॉन्ड है। हमेशा ध्यान रखना कि वन बॉन्ड इसका मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे आपका आयोनिक हो, बॉन्ड चाहे जो भी हो, या दो एटम के बीच जब एक बॉन्ड बनता है, सपोज दो एटम ए और एक्स है, इनके बीच जब एक बॉन्ड बनता है, तो यानी कि इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन लेकर रहे होते हैं। ठीक है, तो होमोलिसिस का मतलब है कि सपोज कोई एटम है ए और ए, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होगी कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एटम पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे एटम पे। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो होमोलिसिस में जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो आपका ए डॉट और ए डॉट ये फॉर्म होता है। ए डॉट बेसिकली है रिप्रेजेंटिंग का ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, इसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ये हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जिसे कि हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो ये एरो यूज हुआ है, जो ये एरो यूज हुआ है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ एरो है जो हमें होमोलिसिस में ही देखते हैं। और इस एरो का नाम होता है फिश हुक एरो। फिश हुक एरो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोलिसिस के, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। होमोलिसिस के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है इथेन। इथेन की होमोलिसिस हो रही है, तो हम यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। देखो, बॉन्ड को तोड़ना है तो ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ फॉर्म में एनर्जी दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें मिला CH3 डॉट। इसके बेसिकली टू स्पीशीज मिलेंगी, CH3 डॉट। या सपोज हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम है जहां पे हमारे पास है CH3Cl। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट। क्यों, कैसे बना ये? सिंपली यहाँ पर भी Cl पे एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन CH3 पे आया। आप इस दोनों एरोस को ऊपर भी बना सकते हो, एक को एक पर, एक को नीचे भी बना सकते हो, फिशर का होमोलिसिस दिखाने के लिए। तो ये तो हमारा तरीका हो गया कि कैसे आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल इटसेल्फ इज अ इंटरमीडिएट। ये भी क्या होता है, ये फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट है। और जो फ्री रेडिकल जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन
फ्री रेडिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप इस तरह से भी हो सकता है, सपोज हमारे पास ये एक है CH3, इस पे जब Cl डॉट अटैक करेगा, Cl डॉट अटैक करेगा, तो वो ये फर्दर, अब देखो यहाँ पे तक तो एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब ये क्या होगा, Cl डॉट को देख करके ये खुद अपने आप को तोड़ लेगा, है ना, और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 डॉट प्लस CH3Cl, नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे एक आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने देखा कि कार्बन कार्बन या कोई भी एटम है, कार्बन और उसके साथ में कोई और एटम है या कोई और एटम है, सपोज अगर हमारे Cl एटम है तो वहां पर भी हम ये होमोलिसिस देख सकते हैं। सपोज आपका Cl एटम है, इसमें भी इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है, और आपको और आपको क्या मिलेगा, 2Cl डॉट, 2Cl फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं दोनों कंबाइनिंग एटम्स पे। अब नेक्स्ट आते हैं हम हेट्रोलिसिस पे। हेट्रोलिसिस क्या होती है भाई, हेट्रोलिसिस बेसिकली वो आपका वो प्रोसेस आती है, सॉरी हेट्रोलिसिस ये रहे। हाँ, हेट्रोलिसिस क्या होगी, सपोज करो देखो हमारे पास दो एटम है ए और बी, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड में देखो आपको पता है ना कि एक बॉन्ड के साथ में एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो एटम जब एक बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, बॉन्ड ऐसे टूटता है कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे जाए, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे जाएं, तो भाई जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑब्वियसली दैट एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे दैट एटम विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहां से हट गए, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर हमने जो एरो यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एज कर्व्ड एरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड एरो। जैसे कि पहले वाला एरो हमारा क्या था, फिश हुक एरो था, वैसे ये वाला एरो क्या कहलाता है, कर्व्ड एरो कहलाता है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, केटायन एंड एनायन। दो तरह के आयंस मिलेंगे, फर्स्ट वन इज द केटायन एंड द सेकंड वन इज द एनायन। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखो दो तरह के, अगर हम ऑर्गेनिक के लिए बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। अब वो दो पॉसिबिलिटीज क्या होती है, सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से है, CH3Cl, तो CH3Cl है। अब इसमें आपको इतना आइडिया होता है कि Cl जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये बॉन्ड देखो, बॉन्ड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड टूटने में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा उधर जाना प्रेफर करते हैं जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, अपनी तरफ रखेगा, है ना, इंडक्टिव, आगे पढ़ेंगे उसमें। तो बेसिकली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उधर ही उस तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमें बताया Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा टूवर्ड Cl एटम। तो यहां से आपको जो मिलेगा दैट इज CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे जो CH3 पॉजिटिव है, दिस इज, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन केटाइन, एक केटाइन है जिसपे कि प्लस चार्ज है, और वो किसका बना हुआ केटाइन है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बो कैटायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम, कार्बोनियम। अब चाहे आप कार्बोनियम पढ़ो इसको, चाहे आप कार्बोकेटायन को पढ़ो, दोनों बातें एक ही है। राइट, तो ये हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है। अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जस्ट लाइक CH3, CH2, NH2, CH3, CH2I। अब इनमें देखो क्या होगा, यहां से आपका क्या फॉर्म हो सकता है, यहां से आपका बनेगा भाई, देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन पे जाएंगे, और हमें यहाँ पे पूरा एरो बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज कर्व्ड एरो। अब यहाँ पे हमें मिलेगा CH3, CH2 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा आयोडीन पे, तो हमें मिलेगा CH3, CH2 पॉजिटिव प्लस I-। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक है भाई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, इसी टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
और हम लोग दूसरी तरह से देखेंगे। देखो, अगर कंडीशन, सेकेंड कंडीशन समझ लो इलेक्ट्रोलिसिस की, कि इमेजिन करो ये आपके पास कार्बन है और कार्बन के साथ एक सोडियम मेटल अटैच्ड है। कौन सा मेटल अटैच्ड है? सोडियम मेटल अटैच्ड है। तो हमें पता है कि देखो, मेटल कभी भी अपने ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं रखता, कंडीशन चाहे जो भी हो, मेटल पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज तो ऑब्वियसली कार्बन पे ही आना है, तो एरो कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हमारा बॉन्ड जो है वो कुछ इधर इस ब्रेक होगा, ऐसे कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आए। देखो, इसके इसके रिस्पेक्ट में आपका जो सोडियम है, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन इज मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इट विल बिकम CH3 माइनस प्लस Na पॉजिटिव। अब इनके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक सपोज हमारे पास CH3ZCl है। ठीक है, या इमेजिन करो CH3MgCl है, या हमारे पास हो सकता है CH3CH2Na। तो देखो, अब इन केसेस में क्या होगा, बॉन्ड हमारा कैसे ब्रेक होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा हमेशा उधर जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ? कार्बन पे जा रहे हैं, क्योंकि मेटल इज मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस तरह से हमारे बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? CH3 माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? CH2CH3 माइनस। तो देखो, जब कार्बन पे माइनस चार्ज आए उसको हम लोग बोलते हैं कार्बो एनायन। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कार्ब एनायन। ओके, इसको हम बोल सकते हैं कार्ब एनायन। ये हमारा कार्बेनियन है। ठीक है, कार्बन आयन, कार्बेनियन। राइट। तो कार्बन इज, इफ कार्बन एटम इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज, देन हमें क्या मिलेगा? कार्बन कार्बेनियन मिलेगा। और अगर कार्बन एटम इज एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो हमें कार्बोनियम और कार्बोकेटायन मिलता है। तो ये तो बात हो गई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की हमने ये बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एक हमारा होता है सबस्ट्रेट, एक हमारा होता है सबस्ट्रेट, उस पे अटैकिंग रिएजेंट, मतलब जो उस पे अटैक करता है, जो उससे रिएक्शन करता है, वो कहलाता है रिएजेंट। और हमें इसमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, और हमें यहाँ से मिलता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के साथ में आपको जो ऐसा प्रोडक्ट हुआ जिसपे आप ज्यादा ध्यान ना दो, या मान लो अमोनिया, वाटर या अल्कोहल, कोई सिंपल सा प्रोडक्ट मिला, तो उसको आप बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है ना, जो स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के, बेसिकली यही होता है कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे के साथ कौन जो रिएक्शन कर रहा होता है उसको हम रिएजेंट बोल सकते हैं, और साथ में आपको प्रोडक्ट मिलता है और बाई प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिएजेंट होते क्या है? देखो, रिएजेंट के डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना। अगर मान लो कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी सब्सटेंस का, तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, जो हम लोग क्लास 10 पे भी पढ़ते हैं। या इमेजिन करो अगर रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट्स वही होते हैं, तो बेसिकली रिएक्शंस को कैरी कैरी करा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारा अटैकिंग रिएजेंट, बेसिकली इसका नेचर कैसा हो सकता है ना, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट का नेचर क्या हो सकता है? अब देखो, ये नेचर जो है अटैकिंग रिएजेंट का, ये बेसिकली आपका दो टाइप से हो सकता है। अब वो दो टाइप कौन कौन से होंगे? अब वो दो टाइप कौन कौन से होंगे, तो हम देखते हैं। देखो, एक तरीका होता है अटैकिंग रिएजेंट हमारा, एक होता है जिस पर कि हमारा दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। एक हमारा होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हमारा होगा न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई? निगेटिव चार्ज होता है। फाइल, फाइल मतलब टू सीक, मतलब इफ इट इज अ इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, टू सीक। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी होती है न्यूक्लियो। देखो, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, है ना। न्यूक्लियस अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, और फाइल मीन्स टू सीक। तो कोई भी ऐसा रिएजेंट, कोई भी ऐसा अटैकिंग रिएजेंट, या तो उसमें वो प्रेजेंट हो, या तो वो इस तरह की स्पीशीज बना सके, कैसी? जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज हो। ठीक है,
तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मीन्स जो ऐसी स्पीशीज हो जो कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो वो हमारी इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। और अगर हमारी अटैकिंग स्पीशीज ऐसी है जो कि न्यूक्लियस सीकिंग है, या न्यूक्लियस सीकिंग, देखो न्यूक्लियस पे तो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे होते हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मीन्स वो ऐसी जगह पे जाए जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, वो ऐसे सेंटर को अप्रोच करे, तो वो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल है, अब भाई ये तो उसका नेचर हो गया। अब इनकी पहचान, ये देखने में रंग रूप आकार इनका कैसा होता है, ठीक है। तो देखो न्यूक्लिय इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज कौन सी होंगी, या तो इन पे निगेटिव चार्ज होता है, या तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, या फिर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इलेक्ट्रोफाइल के, जस्ट अ मिनट, हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं पहले। तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे या तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल या तो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या फिर इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। या मान लो अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो दे हैव टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल। या तो इनके पास इनबिल्ट इनका वेकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर इनके पास टेंडेंसी हो कि ये वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर सके। कब क्रिएट कर सके, जबकि कोई कहीं इनको अटैक करना हो, ठीक है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर सके, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत आसान है कि हम उसको देख के जान सकते हैं, H+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। R पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। CH3 पॉजिटिव हो गया, ये भी इलेक्ट्रो, CH3 डॉट हो गया है ना, जो आपके अभी हमने रेडिकल्स पढ़े ना, अभी हम लोगों ने फ्री रेडिकल्स पढ़े ना, तो एल्काइल R पॉजिटिव का मतलब है आपका, इसको आप CH3 पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। ये आपके क्या है, कार्बोकेटायंस है, CH3 डॉट मतलब कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। या मान लो आपका Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, या फिर आप मान लो कि आपका I पॉजिटिव है। ये सब भी क्या है, दे आर द इलेक्ट्रोफाइल। अब क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि भाई इनके पास ऑलरेडी है पॉजिटिव चार्ज है, तो मीन्स इनको क्या चाहिए, इनको निगेटिव चार्ज चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो दे आर द इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके अलावा कौन सी इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका RCOCl, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है ना। या मान लो RCHO, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं भाई। न्यूक्लियोफाइल तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली कि इनके पास कौन सा चार्ज होगा, इनके पास या तो निगेटिव चार्ज होगा, या तो इनके पास निगेटिव चार्ज होता है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपके इस फॉर्म में ना, हम देखते हैं कि दो लोन पेयर होते हैं किसी किसी एटम पे, तो इन दिस फॉर्म दे कैन बी प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो आपके न्यूक्लियोफाइल है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो देखो निगेटिव चार्ज है तो हम देख के ही पहचान सकते हैं, जस्ट लाइक OH-, ये एक नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। Cl- न्यूक्लियोफाइल है। Br- न्यूक्लियोफाइल है। I- इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और NH2- इट्स ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये सारे हमारे निगेटिवली चार्ज एटम्स हैं जिनपे कि हमें पता है कि दे आर द न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनपे कि हमें पता नहीं होता कि न्यूक्लियोफाइल है, बट दे आर, मतलब क्यों, क्योंकि उनपे लोन पेयर होता है, तो हम डायरेक्टली उनको देख के समझ नहीं सकते, थोड़ा सा हमें उनके स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, लाइक NH2, RNH, सॉरी RNH2, ठीक है, और R2NH, और यू कैन कंसिडर NH3, और यू कैन कंसिडर H2O, और ROH, और समटाइम ROR, ओके। अब इनके पास देखो क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, देखो देखो,
ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर भी क्या होते हैं, दो पेयर इलेक्ट्रॉन है। कुछ इस तरह से समझ लो कि एक ऑर्बिटल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का होना, ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज नाइट्रोजन पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट, तो दे आर द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें समझ में आया कि दे आर द न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कैसे, किस तरह से, किस वे में ये रिएक्ट करते हैं। ये जो हमारे केटायंस है और ये जो हमारे एनायंस है, ये जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, भाई ये रिएक्ट एक दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। एक बार हम जरा से इसको देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। सपोज जैसे CO2 है या H+ है, H+ तो हमें समझ में आ रहा है कि सपोज अगर हमारे पास कोई एटम है, देखो H+ है, सपोज अगर H+ को कहीं रिएक्शन करनी है तो H+ कैसे रिएक्ट करेगा। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, एल्कीन है, क्या है हमारे पास, एल्कीन है, इथीन है, इथीन। ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, H+ को इस पे अटैक करना है, किसको अटैक करना है, H+ को। H+ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। H+ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और H+ को यहाँ पे अटैक करना है। H+ कैसे अटैक करेगा भाई, H+ ऐसे अटैक करेगा कि देखो इसका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखो ये ऑलरेडी आपका H+ है। H+ क्या चाहता है, H+ चाहता है ऐसा सेंटर जहां इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके पास क्या है, इसके पास क्योंकि है पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, और हमें कुछ इस तरह की स्पीशीज मिल जाएगी, CH3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH3 पॉजिटिव नहीं आना है, ये आपका ऐसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और हमें यहां से मिल गया कार्बोकेटायन, यहां से हमें क्या मिला, कार्बोकेटायन मिला। ठीक है, डबल बॉन्ड पे H+ का एडिशन हुआ और हमें कार्बोकेटायन मिल गया। ठीक है भाई, अब आगे जरा सा देख सकते हैं हम, इसमें कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, इसके ऊपर तुम्हें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको ई पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ना हो तो वेकेंट ऑर्बिटल हो, भाई इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, लेकिन इट हैज अ टेंडेंसी टू क्रिएट ऑर्बिटल वेकेंसी। क्या है यहाँ पे, टेंडेंसी टू क्रिएट ऑर्बिटल वेकेंसी। ठीक है, यानी कि ये ऑर्बिटल वैकेंसी क्रिएट कर सकती है, इसके पास ये टेंडेंसी है। ओके, तो आ जाते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पे जो अटैक करने वाला स्पीशीज होगा इट शुड बी अ न्यूक्लियोफाइल, उसको क्या होना चाहिए, उसको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो ये हो गया NU- या NU डॉट डॉट, जिस भी फॉर्म में ये हो, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। और कार्बन के पास तो अपने अपने पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब कि इस न्यूक्लियोफाइल को रहने के लिए देने के लिए कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, जिस ऑर्बिटल में, देखो इसको जरा ऐसे समझना कि कार्बन है ना, ऑक्सीजन है और ये एक ऑक्सीजन है, ये सब आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बात हो गई, पाई बॉन्ड आ गया, इनके इनके बीच में आ गया पाई बॉन्ड। ठीक है, इनके इनके बीच में आ गया होगा पाई बॉन्ड। चलो एक बॉन्ड हम ऐसे बना दें। ठीक है, तो कार्बन ने एक डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है और एक डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, दो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने। ठीक है, एक इधर बनाया डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑर्बिटल के साथ इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जब आ रहा है कार्बन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन इसको तोड़ देगा, इस वाले इसको तोड़ के इधर शिफ्ट कर देगा। जाओ भाई, वापस आओ, ये आ गया वापस। ठीक है, तो होगा क्या कि कार्बन, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन कहेगा ऑक्सीजन से कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन रख लो, और ऑक्सीजन क्या करेगा, खुशी खुशी रख लेगा। क्यों रख लेगा, क्योंकि और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन रखने वाला, ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन
रखने वाला है ना। ऑक्सीजन अपने आप में एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल से बॉन्डिंग कर सकता है। तो अल्टीमेटली हमें जो स्पीशीज मिलेगी दैट विल बी सी डबल बॉन्ड ओ, एन यू यहाँ पे आ गया और ओ पे आ गया माइनस चार्ज। इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, किस पर एडिशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पर। इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन एटम पे। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन देखी जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, एक और रिएक्शन देखी जिसमें कि एक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये हमारे दो तरह के इंटरमीडिएट है जिनको हमने डिस्कस करा हुआ है, ओके। अब देखो फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है जिसको कि हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्या कहते हैं इनको, हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली आपके दो टाइप के हो सकते हैं। ये इफेक्ट्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, वन एंड इफेक्ट, और एक हमारा होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट हमारे फर्दर अगर हम इनको क्लासिफाई करें, फर्दर देखें इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट इज द इंडक्टिव, सेकेंड इज द रेजोनेंस, और इसको आप मेसोमेरिक भी देख सकते हो, मेसोमेरिक भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अरे मैंने क्या किया, इसको या तो रेजोनेंस बोलेंगे या तो मेसोमेरिक बोलेंगे ना, रेजोनेंस। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब टेम्पररी इफेक्ट हमारा वन ही टाइप यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक। क्या डिफरेंस है, क्यों हम इनको परमानेंट बोल रहे हैं और क्यों हम इनको टेम्पररी बोलते हैं। परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस में हम ऑल टाइम देख सके कि भाई उसमें वो इफेक्ट एप्लीकेबल है, चाहे रिएजेंट अप्रोच करे चाहे ना करे, मगर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो इफेक्ट एप्लीकेबल रहता है। टेम्पररी इफेक्ट्स कब डेवलप होते हैं, जब रिएक्टेंट अप्रोच करे, मतलब रिएजेंट जब अप्रोच करता है, वो इफेक्ट कभी देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज द परमानेंट, परमानेंट हमें हमेशा ही मिलेगी देखने को। लेकिन जो टेम्पररी इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिएजेंट अप्रोच ही एक्टिव होते हैं। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो इफेक्ट क्यों जनरेट हुआ, तो इनके इसके पीछे आपका सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है। कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है भाई, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है ना। सिग्मा बॉन्ड की वजह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ये इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की थोड़ी शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, यहाँ पे हम मोस्टली पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि पाई बॉन्ड, पहली बात तो ये वहीं मिलते हैं जहां पे पाई बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटीज होती है, अदरवाइज ये नहीं मिलते। अब नेक्स्ट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा भी इन्वॉल्व रहता है और पाई भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है ना। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है दैट इज ओके। अब होता क्या है भाई इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट सपोज करो हमारे पास कोई बॉन्ड है ना। हमारे पास दो एटम है, ए है और बी है, और ए और बी क्या है, आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो एटम है ए और एटम बी है हमारा, ये जो दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम में हम देख सकते हैं कि दोनों एटम की ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में फर्क है। मतलब एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और एक रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो होगा क्या कि इनकी बॉन्ड, इनके इन्होंने मिलके बनाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। एक्सपेक्टेड ये है कि भाई दोनों एटम है, दोनों ने मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, यानी कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ए एंड द वन इज फ्रॉम एटम बी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यही होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में इक्वली ना रह करके क्या करता है,
उस एटम की तरफ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। सपोज अगर बी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी की तरफ ज्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी विल बी मोर ऑन एटम बी। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है बी एटम पे ज्यादा होती है और ए पे कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की। तो अब क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो पार्शियल का मतलब है दे आर नॉट द एक्चुअल चार्जेस, है ना, ये ट्रू चार्जेस नहीं है कि बी ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, अलग नहीं हुआ, वो जुड़ा तो ए के साथ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है इट इज मोर एट एटम बी देन एटम ए। अगर हम इसको इसको कार्बन कंपाउंड्स में देखें तो सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक CH3Cl। CH3 में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है वो क्लोरीन पे ज्यादा होती है और मिथाइल से शिफ्ट हो जाती है। क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हमारी ज्यादा होती है, तो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पे और पार्शियल पॉजिटिव हमारा आ जाता है मिथाइल पे। ठीक है, अब और अगर हम इसमें इन्हीं चर्चाओं को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसमें हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है लाइक CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, or we can consider like CH3 CH2 CH2 CH2Cl। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1 कार्बन मिथाइल क्लोराइड, 3 कार्बन प्रोपाइल, 2 कार्बन इथाइल एंड 4 कार्बन ब्यूटाइल क्लोराइड हमने एग्जाम्पल लिया है। अब देखो क्लोराइड है और कार्बन है, दोनों में तो इन सारे एग्जाम्पल में क्लोरीन और कार्बन इज कॉमन। हमें पता है क्लोरीन कैसा एटम है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई। कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, इट्स थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आएगा आपका निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, इट इज ऑब्वियस केस। ठीक है, अब वो बाकी के बचे हुए 3 एटम्स है, इन पे क्या आएगा, इन पे आना है ऑब्वियसली कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। इन पे क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। तो इस पर तो पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पॉजिटिव आएगा और इस पर भी पॉजिटिव आएगा। दिस इज अ ऑब्वियस केस। ठीक है, कि क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, बट ये निगेटिव कैसे है, पार्शियल निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो कहाँ ज्यादा जा रही है, वो जा रही है ज्यादा टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखाते हो, कभी कभी ऐसे भी दिखाते हो ना कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा है। राइट, अब बाकी के जो बचे एटम है, सपोज करो ये मिथाइल, तो मिथाइल में तो एक ही कार्बन था, है ना, एक कार्बन है जिसपे हम देख पा रहे हैं निगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन अब प्रोपाइल में तो 3 कार्बन है भाई, बाकी के कार्बन पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, बाकी के कार्बन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अब हमें वो भी तो देखना चाहिए। तो देखो, अब अगर हम इन 2 कार्बन एटम्स की बात करें, है ना, इस कार्बन एटम की और इस कार्बन एटम की, अगर हम इन दोनों कार्बन एटम्स की बात करें तो क्योंकि इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो चुका है, क्या हो चुका है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो अब इन दोनों कार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो सपोज अगर कार्बन एटम नंबर Comparatively electronegative means an atom has a greater कार्बन एटम नंबर 1 एंड दिस कार्बन एटम नंबर 2, दिस कार्बन एटम नंबर 3। राइट, तो ये 1 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 में 1 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन 2। 1 जो होगा हमारा 2 के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। राइट, तो यहाँ पे जो चार्जेस आ सकते हैं दैट वुड बी, इसके लिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन उसके कंपैरिजन में कम। सिमिलरली और बाद वाला जो कार्बन आएगा उसमें और भी कम पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि जितनी दूर कार्बन एटम जाता जाएगा उस पे उतना कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज तो सबने ही एक्वायर कर लिया है, लेकिन जो एटम क्लोरीन से जितना दूर जाएगा उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज उतना कम होता जाएगा। लेकिन अब इमेजिन करो आप एक गेम खेल रहे हो दैट इज टग ऑफ वॉर, है ना। टग ऑफ वॉर में मान लो 2 टीम्स है, ए और बी, 2 टीम है ए और बी। अब ए के बहुत सारे मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इधर से
बी के मेंबर है 1 2 3 4 5 जितने भी है। अब बी ने क्या किया, इसको अपनी तरफ पुल किया। बी ने इसको अपनी तरफ पुल किया, तो जैसे आगे वाला पुल होगा, जैसे आगे वाला पुल हो रहा है, वैसे उसके पीछे बाकी भी तो पुल होते जाएंगे ना इसी तरफ। तो वही कुछ केस है ना, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा क्लोरीन की तरफ सब पूरे बॉन्ड तक, पूरे चेन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई हमें। अब यहाँ पे एक चीज और है जो हमें समझने की जरूरत है, वो ये जो कि हम अभी देख भी पा रहे हैं, हमें उसको बस कंसिडर करने की जरूरत है, दैट इज कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये आपका एप्लीकेबल रहता है। ये सिर्फ एक बॉन्ड पे अप्लाई नहीं होता, ये बाकी के बॉन्ड्स पर भी एप्लीकेबल होता है। देखो, ये हमारा बॉन्ड, ये हमारा बॉन्ड फर्स्ट है ना, ये हमारा पहला बॉन्ड है, इस पर अप्लाइड है, हमारा पहला बॉन्ड है, इस पर एप्लीकेबल है, फिर इस पे भी एप्लीकेबल है, फिर इस पे भी एप्लीकेबल है, 1 2 3। वन इस बॉन्ड पे तो लग ही रहा है, सेकंड बॉन्ड पे भी एप्लीकेबल है, फिर वन बॉन्ड इस पे तो अप्लाइड हो ही रहा है, 2 1 2 3। तो अप टू 3 बॉन्ड है ना, 2 3 बॉन्ड ये कंसिडरेबली होता है, मतलब जितना दूर जाता जाएगा ऑब्वियसली स्ट्रेंथ उतनी वीक होती जाएगी, बट इट इज एप्लीकेबल, है ना, ये दूर तक भी अप्लाइड हो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हमारी शिफ्ट हो जाती है, कहाँ शिफ्ट हो जाती है, टुवर्ड्स अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट्स की टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारा आएगा प्लस आई, पहला टाइप हमारा आएगा प्लस आई ग्रुप्स या प्लस आई इफेक्ट। सेकंड वन इज द माइनस आई इफेक्ट। देखो, प्लस आई का मतलब है कि वो ग्रुप्स, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपने से दूर शिफ्ट करे, अपने से दूर शिफ्ट करें, दैट आर कॉल्ड एज प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट है ना ये, प्लस आई ग्रुप। और ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करे, है ना, टुवर्ड्स देमसेल्फ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम प्लस आई की बात करें तो प्लस आई में हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे हमारे मोस्टली अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। कौन से ग्रुप आते हैं, अल्काइल ग्रुप आते हैं। अल्काइल ग्रुप में लाइक CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटायन, CH3 CH2 पॉजिटिव अगेन, CH3 CH2 positive, or you can consider like CH3 CH3 CH positive. So these are the example of प्लस आई ग्रुप्स। ये सारे ग्रुप्स हमारे क्या है, प्लस आई ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स हमारे क्या है, प्लस आई ग्रुप्स हैं। ठीक है, माइनस आई की अगर हम बात करें तो माइनस आई ग्रुप में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक यू कैन कंसिडर लाइक NH2 माइनस, ये सिंपल है, माइनस प्लस नहीं भी है ना, परमानेंट इफेक्ट की तरह जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो कोई भी इफेक्ट, कोई भी आपका चार्ज नहीं होता। ये आपका NH3 पॉजिटिव तो बहुत अच्छा माइनस आई है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसके बाद आपका NO2 हो गया, या आपका OH हो गया, या आपका OR हो गया, राइट। तो ये सारे ग्रुप कैसे हैं, दीज दे आर ऑल माइनस आई ग्रुप्स। या फिर आपका COH हो गया, या फिर आपका COCl हो गया, ये सारे ग्रुप्स हमारे कैसे हैं, माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं। और ये सारे जितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लस आई ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपने से दूर शिफ्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अब अगर हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस देखें तो वो क्या हो सकते हैं। देखो, इस ग्रुप के एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत से चीजें हैं जो इसके थ्रू एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों की। ठीक है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब इसको समझो। इसको यूं समझेंगे हम कि अभी हमने देखा कि हमारे कार्बोकेटाइंस बनते हैं, है ना। कार्बोकेटाइन में जो कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, सपोज हमारे पास ये CH3 है,
अगेन हमारे पास CH3 CH2 है, अगेन हमारे पास CH3 CH2, CH3 है, अगेन हमारे पास CH3 और CH3 है। और इसके ऊपर है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है तो ऑब्वियसली इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अब इन पे क्या हो रहा है, जो कार्बन एटम है जिसपे की पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप में तो दो मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप में तो तीनों मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? प्लस आई ग्रुप के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे तीन प्लस आई ग्रुप है। तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स होंगे ऑब्वियसली वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। अब कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन अपने आप में होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितने ज्यादा इस पे प्लस आई ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्लस आई ग्रुप इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जो कि अपने चार्ज को ज्यादा न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, अब क्योंकि थर्ड वन जो है हमारा, देखो अगर हम इनकी कार्बन की डिग्री की बात करें तो ये तो प्राइमरी हो, मिथाइल हो गया, मिथाइल को हटा दो। ये आपका प्राइमरी है, कार्बन से एक कार्बन अटैच है, कार्बन से दो कार्बन अटैच है, सेकेंडरी है, कार्बन से तीन कार्बन अटैच है तो ये टर्शरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह सकते हो आप कि देखो यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं किस पे? कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होगी, जितने ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उतनी ज्यादा कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, उससे कम स्टेबिलिटी यहाँ पे, और कम स्टेबिलिटी। मिथाइल इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन चार्ज हम किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके भाई, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। व्हाट इज द रेजोनेंस इफेक्ट? तो रेजोनेंस इफेक्ट में याद रखना हमेशा कि पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? देखो पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन कंसिडर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम लेंगे एग्जाम्पल्स, रेजोनेंस के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज करो आपके पास रिंग है, बेंजीन रिंग है ये, है ना। अब इस बेंजीन रिंग में आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें, ये जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर है वो ना तो कम्प्लीटली आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ना ही ये कम्प्लीटली आपका डबल बॉन्ड होता है। इसका जो नेचर होता है इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका जो नेचर होता है इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करते हैं? रेजोनेट करते रहते हैं। रेजोनेट का मतलब होता है, एक तरह से समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन मूव करते रह सकते हैं, है ना। आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। या अल्टीमेटली इसके लिए अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है, हमें कुछ इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है। बीच में एक रिंग दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजिंग। तो ये तो बात हो गई रेजोनेंस की। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं। अब भाई रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? देखो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट की हम बात करें
तो रेजोनेंस इफेक्ट जो कि हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, या तो रेजोनेंस के थ्रू, इमेजिन करो कोई भी स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है, ठीक है, कोई भी स्पीशीज है, कोई भी सबस्ट्रेट है, उस पर मान लो एक ग्रुप लगा है जो कि जी है, कोई भी एक ग्रुप लगा है जो कि जी है। अब जी का नेचर क्या है? जी का नेचर हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जी का नेचर हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जी का नेचर हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, ठीक है। अब जी का नेचर कैसा है? जी के नेचर पर डिपेंड करता है कि इस एस का नेचर क्या बन गया, राइट, इस एस का नेचर क्या बन गया, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है एंटायरली ऑन द ग्रुप जी। जी कैसा है? जी है तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की अगर हम बात करें, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो एस पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा एस से, तो एस से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब देखो होगा क्या, सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, राइट। बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और मान लो वो ग्रुप कैसा है, मान लेते हैं वो ग्रुप हमारा है सीएल है, वो ग्रुप क्या है, सीएल, वो ग्रुप हमारा सीएल हो गया। सीएल पे हम देख पा रहे हैं कि सीएल के पास क्या है, सीएल के पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीएल के पास क्या है, सीएल के पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सीएल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर किए, फिर यहां से हमारे पास ये एक एटम था, ये एक बेंजीन रिंग है, राइट, हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, और ये रहा हमारा सीएल एटम। सीएल एटम क्या करेगा, सीएल एटम इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, इमेजिन करो जब सीएल ने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किए, तो इस पर कुछ ऐसा डबल बॉन्ड बन गया। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कार्बन में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, दिस इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबल केस। तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, ये बॉन्ड अब टूटेगा तो नया बॉन्ड का इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेगा। डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब सीएल क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड सीएल बनाता नहीं है, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कार्बन को, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज आया है हमारा इस पोजीशन पे, ये पूरे में रेजोनेट करेगा, ये पूरे बेंजीन रिंग में मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस तरफ, और इस बॉन्ड को तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये सीएल भी हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा विथ पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेगा, और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इधर से जाएगी यहाँ पे। फर्दर आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड सीएल एज इट इज रहेगा। इस तरह से हमने देखा कि जो डबल बॉन्ड सीएल के साथ फॉर्म हुआ, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन में डेवलप हुई, दैट्स अ नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज पूरे में रेजोनेट कर रहा है। तो अगर हम वापस जाएं ये सबस्ट्रेट और ग्रुप वाले केस में, है ना, सबस्ट्रेट ग्रुप के केस में अगर हम पहले वापस जाएं, तो सीएल के नेचर की अगर हम बात करें, तो सीएल क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ना, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो सीएल किस टाइप का अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। सीएल क्या है, अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे हमने देखा सीएल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन पे ट्रांसफर करी। तो जो भी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड के थ्रू, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप कहते हैं। तो अगर नेक्स्ट हमें चाहिए माइनस एम,
माइनस एम ग्रुप क्या होंगे? माइनस एम ग्रुप वो होते हैं जो कि, इन्होंने तो डोनेट किया था ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड, अगर एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे एक्सेप्ट करे? थ्रू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करे, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो उसको हम बोलते हैं प्लस एम। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल हो थ्रू पाई बॉन्ड। देखते हैं, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे सपोज एक ग्रुप लगा है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब आपको पता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ये टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसके लिए हम वापस चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे हमने समझा था। देखो, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड थे ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन को कार्बन रख लेता है, पाई बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन रख लेता है ना, और वाइटल वेकेंट करा लेता है, और ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड तोड़ देता है। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी मिलेगा। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना है, और इसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे ये Cl है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? निगेटिव चार्ज एक्वायर, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया रिंग पर। अगेन, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक जगह नहीं रुकता है, पूरे में डिलोकलाइज करता है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नया स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड सी ओ माइनस। अगेन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, एंड दिस इज द Cl। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो कि सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? माइनस एम ग्रुप बोलते हैं। और वो सारे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग और टुवर्ड्स एनी अदर स्पीशीज, तो उनको हम बोलते हैं प्लस एम। तो अगर हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लें, तो माइनस एम ग्रुप के एग्जांपल में हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक CHO, COCl, COR, SO3H, और NO2। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। प्लस एम की बात करें तो यहाँ पे हमारा NH2 आ जाता है, हमारा OH आ जाता है, हमारा OR आ जाता है, हमारा Cl आ जाता है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लस एम ग्रुप। तो ये थी बात जिसमें हमने GOC के टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और हमने डिस्कस की बहुत सारी चीजें। लाइक हमने यहाँ पे सीखा कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल कैसे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, किस तरह से अटैक करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, और कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।